Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने व्यूअर्स के क्वेश्चंस लिए थे जो मीडिएशन का टॉपिक हम लगातार करते आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त रिस्पांस आया और काफी क्वेश्चंस अभी भी बाकी है, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए इस हफ्ते भी हम ये व्यूअर्स के हमारे क्वेश्चंस ले रहे हैं। मैं अपने पैनल से मिलवा दूं हमारे जो सबसे पहले जो हमारी इन हाउस एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं, कृष्णा ठक्कर जी, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर एमटी ठक्कर एंड एसोसिएट्स, accredited mediator and certified arbitrator। वेलकम कृष्णा जी शो में आपके। और साथ में है आशुतोष भीसे साहब, जो कि ट्रेन मीडिएटर हैं एंड आर्किटेक्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू। हमारी जो अगली पैनलिस्ट है ये गंधा साहू मैम है। शी इज अ लॉयर एंड एक्रेडिटेड मीडिएटर। बहुत जबरदस्त काम किया इस फील्ड में इन्होंने। पुणे से ये हमें ज्वाइन कर रही है। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका लीगल अफेयर्स में। थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स बैंगलोर से बहुत ही एक्सपीरियंस एंड अवार्ड विनिंग पैनलिस्ट हमारे साथ हैं शिल्पा जी। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लीगल अफेयर्स में। Thank you, and I congratulate you on selecting these topics. थैंक यू सो मच मैम। एंड आप सभी का स्वागत है। हम हमारे क्वेश्चंस के जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। कृष्णा जी आपसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये इस तरह के आपके आई एम श्योर आपके पास काफी केसेस आए होंगे। नवी मुंबई में इस तरह के बहुत इश्यूज हैं। ये जहीर खान साहब है वाशी से। इनका ये कहना है कि ये इन्होंने सिडको का एक फ्लैट लिया था, RH टाइप का है, सेक्टर 6 में जो हम रो हाउसेस देखते हैं। और एक एक्चुअली आई एम सॉरी उन्होंने नहीं लिया था, एक ओरिजिनल जो परचेजर थे उन्होंने ये फ्लैट लिया था। एंड वो जो फ्लैट थे ए अगर हम उनको बोले, उन्होंने बी को ये फ्लैट सेल किया। अब बी साहब ने सी को सेल किया एंड फाइनली ये जहीर खान साहब को बेचा गया। अब जब इन्होंने ये रो हाउस लिया 1999 में, जो प्रीवियस ओनर थे उनसे लिया था इन्होंने, तो इनके पास सब ओरिजिनल पेपर्स थे। सिर्फ इनके पास ओरिजिनल डीड नहीं थी। जो सिडको और जो पहले ओनर थे ए, उनके बीच में जो हुई है वो ओरिजिनल डीड नहीं थी। सी जिनसे इन्होंने लिया था उन्होंने पूरा पुलिस का जो प्रोसीजर होता है, कंप्लेंट प्रोसीजर, वो कंप्लीट किया, पेपर पब्लिकेशन किया जो रिक्वायरमेंट होती है, और सर्टिफाइड कॉपी उन्होंने उस डीड की ले ली थी। यानी इनके पास पूरे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गए थे। अचानक 2016 में जहीर खान साहब को बैंक से एविक्शन का नोटिस आ गया है और उन्होंने फिजिकल पोजीशन ऑर्डर लिया है कोर्ट से। तो ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये फिजिकल पोजीशन वगैरह ले लिया है। इनका कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो सब मेरे पास थे और मुझे ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आ गया, मुझे एक्सप्लेनेशन का चांस ही नहीं दिया, जबकि पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। अब प्रॉब्लम इनकी ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इतने साल हो गए हैं, अब ये A, B, C सब कहाँ है, इन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। तब अब ये क्या कर सकते हैं? तो उनको इफ आई अंडरस्टैंड राइट कि ये मैटर एक्चुअली अगर प्रसाद दादा होते वो DRT वाला मैटर बराबर राइटली बताते हैं इसको, बट ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई हिज डाउट्स कि शायद ए का डीड नहीं है इनके पास में और सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये पोजेशन में भी है। सो दिस आउट एंड आउट लुक्स टू लाइक टू मी कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, किसी ने डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके बैंक से लोन लिया हुआ है ऐसा लग रहा है। अदरवाइज बैंक लोन कैसे देगी, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल इनके पास है। अब DRT में अगर ऑर्डर आ गया है एविक्शन का इनको, तो दे हैव टू आस्क द बैंक फॉर द डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे बैंक ने जिसको भी लोन दिया। अच्छा, बैंक ने किसको लोन दिया है, ए को, बी को पता नहीं है, सी को वी डोंट नो, दैट्स नॉट क्लियर। सो बताया नहीं इसके वो क्लियर नहीं किया है। हाँ, तो लेट अस आस्क द बैंक। अब इसमें क्या है कि अगर DRT में मैटर है तो DRT अगर वाशी का है तो DRT 3 वाशी ऑफिस इज वेरी नाइस। DRT का ऑफिस MTNL वाली बिल्डिंग में है।
वहां पे द जजेस टेक अ वेरी प्रोएक्टिव रोल इन आस्किंग ऑफ द रिकॉर्ड्स। पहले तो वो कोई ऑर्डर पास करे बगैर पूछते हैं कि भाई कुछ हो सकता है क्या, तुम लोग के पास ओरिजिनल क्या है। सो लाइक शिल्पा सेड कि कोर्ट में भी ये लोग पहले मीडिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर बैंक लीगल रिकॉर्ड पे लाती है कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है, वरना ही इज गॉट अ वेरी गुड केस, ही नीड नॉट वरी। अगर कोई ऑर्डर मिला भी है कोर्ट से तो वो रिवर्स हो सकता है डीआरटी में, एंड देन ही कैन सिट विथ बैंक फॉर मीडिएशन एंड क्लोज दिस केस सेइंग कि बाबा तुम ज्यादा करोगे तो बैंक को हम कंप्लेन करेंगे ओम्बड्समैन में एंड ऑल दैट, सो वी विल टेक द बैंक टू टास्क। सो इफ द बैंक कम्स टू नो कि हमने गलत बंदे को लोन दे दिया था, इस बंदे के पास तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आई थिंक हिज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ओके, मतलब ये थोड़े सेफ साइड पे है, इनका पल्ला भारी है। Yes, of course. And I think he's taken all the due diligence. मिलता है तो घबराहट हो जाती है और बैंक वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है, बहुत डर जाता है आदमी। Yes, he's taken all the due care by filing the FIR, doing the paper publication, all that care he's already taken. Yeah, nothing to worry. Right, thank you. आशुतोष जी, ये आपके लिए खास तौर से सवाल है, ये आपके प्रोफेशन को लेकर है एक्चुअली। ये श्रीकांत मस्के जी है एरोली से, इनका कहना है कि ये एसोसिएटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी से और जो कि इंडिया में ऑफिस सेटअप कर रही है, एंड जैसे कि आप जानते हैं कि इनके स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छे बढ़िया, इनका कहना है कि आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया, एंड इनका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो इनके स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रहते हैं वो फॉलो हो, जो डिजाइन अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं उस तरह से उन्होंने बनाने के लिए उनको कहा था, और इसलिए वेल नोन आर्किटेक्ट को भी इन्होंने लिया और एग्रीमेंट भी साइन हुई। लेकिन आर्किटेक्ट ने काम तो कंप्लीट कर दिया टाइम लिमिट में, लेकिन इनका कहना है कि ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है उनके काम से, जो जिस तरह का काम हुआ है, और उनका कहना है कि कहीं काफी जगहों पे आर्किटेक्ट ने अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से कुछ काम किया है जो इनके जो स्टैंडर्ड डिजाइनिंग के पैटर्न्स है उससे मैच नहीं करता है, और इन्होंने ओरल और रिटेल कंप्लेंट्स भी दिए हैं, लेकिन आर्किटेक्ट से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आर्किटेक्ट ने जो डेविएशंस किए हुए हैं इनके स्टैंडर्ड पैटर्न्स के बेसिक के अलावा, वो किस के डेविएशंस है, वेदर करेक्टेबल है नहीं है, व्हाट इज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन से। अभी ये जो मस्के जी है ये उनका पोजीशन बता रहे या एक ग्रीवेंस बता रहे कि मैंने एक बंदे को काम दिया था, उसने काम तो कर दिया लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं किया है जी। इसमें से व्हाट दे वांट एज एन आउटकम, मतलब आर्किटेक्ट से वो बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो रिस्पांस नहीं दे रहा है वगैरह, ये सब एक ग्रीवेंस लेवल पे है अभी। राइट। उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पेमेंट्स का क्या स्टेटस है, मतलब जब तक ये सारी चीजें हम लोगों को पता नहीं चलती है तब तक इट विल बी डिफिकल्ट टू इवेल्युएट एंड एनालाइज कि क्या एक्चुअल मसला है। ओके, एक समझ में आता है कि जो मस्के जिस कंपनी में इससे बिलोंग करते हैं उनके जो भी मल्टीनेशनल लेवल पे, मतलब मल्टी लोकेशनल ऑफिसेस का जो भी उनका एक स्टैंडर्ड सेटअप है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है। अग्री। तो उसके आगे अभी वेदर दे वांट द सेम आर्किटेक्ट टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स, वी डोंट नो। वेदर दो मिस्टेक्स इफ एवर आर रेक्टिफाइबल, वी डोंट नो। मतलब सारी चीजें जब तक टेक्निकलिटीज पता नहीं चलती है तब तक इसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए गलत होगा। However, ये जो मसला है ये अगर आर्किटेक्ट भी सामने आके बात करने के लिए रेडी रहेगा कि हाँ जो भी है चलो उसको सुलझाते हैं, जो भी मैटर है मुझे इनके कंपनी के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशन बेसिस रहना है, अगर ये है तो प्रोबेबली यस मीडिएशन के थ्रू जो भी इसका बीच रास्ता रहेगा या रिजोल्यूशन रहेगा आ सकता है। राइट। थैंक यू सर, एंड हम वेलकम करेंगे बर्जे साहब को भी, प्रसाद बर्जे साहब को भी, जो कि बैंकर हैं और मीडिएशन में काफी काम करते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए सर, आप अभी आए तो आप ही से सवाल कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं आपको रिलैक्स होने के लिए। सर ये उल्वे से क्वेश्चन आया है, एंड रचना दुबे का ये सवाल है। इनका कहना है कि इन्होंने एक 1 BHK यूनिट फरवरी 2019 में बुक किया था और काफी नाराज है वो। उनका कहना है कि जो GST रेट था वो 8% से 1% नहीं किया गया सेल के टाइम पे, और उन्हें कहा था कि एनी चेंज वुड बेनिफिट मी। उनका जो कस्टमर सर्विस टीम थी
वो काफी उनका कहना है कि बहुत एरर प्रोन थे और काफी उनका एक्सपीरियंसेस बहुत खराब हुए, जिसकी वजह से उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी दिसंबर 2019 में। अब उनका कहना है कि डेवलपर ने जो फरवरी 2020 में कहा था कि उनको पूरा रिफंड मिल जाएगा कुछ टोकन डिडक्शन के साथ में, एंड 50,000 का मिलेगा, एंड ऑल्सो जीएसटी का पेमेंट डिडक्शन हो जाएगा। इनका कहना है कि ये मान गए थे उससे, और पेमेंट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ड्यू था, लेकिन 4 महीने से कोई पेमेंट नहीं हुआ है, वो फॉलो अप कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से ये क्या मैटर मीडिएटर को रेफर हो सकता है और किस तरह से हो सकता है? ये मैटर मीडिएटर को रेफर हो सकता है, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये रेरा कंप्लायंट प्रोजेक्ट है या रेरा वाला नहीं है? ये इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है इसमें कि हाँ, तो रेरा वाला है यदि है, हाँ, तो रेरा कंप्लायंट यदि प्रोजेक्ट है तो उनको रेरा थ्रू ही अवेलेबल है। रेरा वाले भी मीडिएशन को इनकरेज करते हैं। ओके। और प्राइवेटली यदि चाहते हैं तो प्राइवेटली इनकी बात जो है ये बाद में हो सकती है। ओके। मीडिएशन थ्रू, ये भी मीडिएशन का पक्का केस है। और इसके लिए इनको जो है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, यदि रेरा कंप्लेंट नहीं है तो इनको, जैसे कृष्णा जी ने भी, वो एडवोकेट है, वो भी बार बार सलाह देती है कि पहले एक लीगल रिकोर्स जारी करना पड़ेगा ताकि बिल्डर आ जाएगा, क्योंकि बिल्डर के लिए एक आदमी का पैसा इतने आसानी से देना, ये बात लोगों का अनुभव के हिसाब से ठीक नहीं है। ये पहले ये वो दाखिल कर देते हैं, जिस कोर्ट में वो जाना चाहते हैं तो उसमें वो दाखिल करें। उसके बाद मीडिएशन कोर्ट भी आजकल एनकरेज करते हैं कि भैया ये फाइनेंशियल मैटर्स है, यू कैन रिजॉल्व इट थ्रू मीडिएशन, फर्स्ट एग्जॉस्ट द मीडिएशन and it can refer to court annex mediation also, and it is a fit case for the mediation. And they can get the relief also through mediation. Both the parties can get the relief. जी, this is the case. ठीक है, थैंक यू सर। गंधा मैम, आपके लिए सवाल है, ये आनंद यादव जी हैं उल्वे से, इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपना जो शॉप है ये रेंट पे दिया था एक टेनेंट को, और बगैर इनके परमिशन के टेनेंट ने जो अपना एरिया है, शॉप का प्रेमाइसिस है, वो किसी और थर्ड पार्टी की जमीन पे कब्जा कर लिया है। अब थर्ड पार्टी ने इन्हें नोटिस भेजा है इस मामले में, तो ये क्या कर सकते हैं इसमें? मीडिएशन इसमें ऑप्शन है। अगर उनके नेबर ने उनको नोटिस भेजा है, वो प्रपोज कर सकते हैं कि मीडिएट करे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये इशू टेनेंट भी इसमें इन्वॉल्व है जी। तो जो टेनेंट ने किया है वो इलीगल है। जैसे वो फैक्ट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके हिसाब से वो इलीगल लग रहा है, और उसमें वो एग्रीमेंट टर्मिनेट करने का भी ग्राउंड है जी। उनका टेनेंट के साथ। तो वो जो उनके नेबर के साथ उनका क्या अंडरस्टैंडिंग होता है, or whether they want to have a 3-party mediation, in the sense include the tenant or not in that whole process, depends on his relationship with his tenant. लेकिन हाँ, कोर्ट में गए तो इस मैटर को बहुत टाइम लगेगा। लैंड मैटर्स टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, infringement matters take very long, encroachment matters take a long time, so it is a better option to mediate and then take necessary action. If the tenant does not cooperate, then take necessary यही मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो टेनेंट है ऑब्वियसली कुछ ज्यादा ही होशियार है, उसने जो कब्जा किया है सोच समझ के किया है। अब जिनकी प्रॉपर्टी है वो कब्जा नहीं करना चाहते हैं, ऑब्वियसली जिसका कब्जा हुआ है वो नहीं चाहता, ये तो मीडिएशन के लिए तैयार हो जाएंगे, बट ये टेनेंट को फिर कैसे सुधारा जाए? तो वो तो एक अलग मैटर हो गया कि उनका और टेनेंट के बीच का जो एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है इट इज अगेंस्ट द एग्रीमेंट। ये एक इलीगैलिटी है, एक एनक्रोचमेंट है जो एग्रीमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, तो उनका एग्रीमेंट टर्मिनेट होना चाहिए और वो एविक्ट होना चाहिए। लेकिन आपको पता है एविक्शन प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम he should not engage in a litigation with his neighbor because his tenant has gone against him itself. तो वहां पे कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इसलिए जो नोटिस नेबर से उनको आया है उनके साथ मीडिएशन करना उनके लिए बहुत जरूरी है, कि बातचीत करके बोलना कि I was not aware of this and let us take steps
to, right. Gandha, I want you to elaborate. How does a person know कि okay, this fellow is a mediator and I should go to a mediator? Lawyer तो सबको पता है, चलो वकील के पास जाते हैं. How does a person identify mediators? Kindly just elaborate on that. See, we have mediators who are certified or accredited mediators. We are registered with various organizations which are mediation and arbitration institutes where you can find them. Every court has a list of mediators. Some of them are lawyers, some of them are not lawyers. So depending on your the subject matter, you can approach various mediators. Generally, a Google search will give you the various institutes that are offering mediation services privately if your matter is not already in court. If your matter is already in court, in that case, court itself has their own list of mediators. All of us are registered with courts as well as with private institutions, and all these places have certain requirements as to who can be your, who can be registered or empaneled as a mediator with an institute, with courts. We have some basic guidelines and some basic criteria that needs to be fulfilled. Only those people can be appointed as mediators. So, so that I think answers Krishna's question. Sure, ma'am. Thank you. शिल्पा जी, अगला सवाल आपके लिए है. ये है लता पिल्लाई वाशी से ये पूछ रहे हैं. She was basically a director of a company और उनका कहना है कि मुझे अपनी पोजीशन से निकाल दिया गया and I was not even given an opportunity to be heard, and she's obviously not very happy with the decision and कंपनी के अगेंस्ट में वो एक्शन लेना चाहती है. तो ये जो इनके बीच में और कंपनी के बीच में इश्यू हुआ है, क्या ये मीडिएशन में जा सकता है? Yes, this is the best case for the mediation, and I have got an experience in this particular similar case I have gone through. So I think this is the best case for the mediation. If she goes for the litigation, it is going to be a very long battle. वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है. बट हाँ, वो लॉयर के पास जा सकते हैं और पहले तो लीगल नोटिस दे सकते हैं. किसी भी लिटिगेशन के शुरुआत में हम ऑलवेज एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले आप एक लीगल नोटिस दे दो और उस लीगल नोटिस में आप ये बता दो कि वुड यू लाइक टू कम फॉर द मीडिएशन, ओके, विच इज अ प्री लिटिगेशन मीडिएशन. सो once they say yes or no, you know the things, right? So you can just elaborate कि क्या issues है. The most important thing in any contract act which is emphasizes is कि आपको सामने वाले बंदे को नोटिस देना है, which is the law. तो आपको उसमें उनको बताना है कि आप क्यों उनको कोर्ट में खींचना चाहते हैं या why you want to go for a mediation, what are the possibilities, what are the issues need to be discussed. तो जब भी उनको पता चलेगा कि ये सारे इश्यूज है and if he is not going to reply for the mediation and he has to also see कि जब आप बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टर है, so I presume that he was a salaried director, okay? So if he is a salaried director, he has to go through his document whether there was a clause of mediation, arbitration, ADR. Okay, so most of the time what we do is we are for the companies we always give the clause of arbitration, and recently we have started giving the clause of the mediation or MEDARB or ARB-MED. So ARB-MED is पहले वो लोग आते हैं तो हम लोग उनका arbitration शुरू करते हैं as per the law, and then we say okay, I have now closed this case, that means my award is ready, but now I am giving you the last opportunity before I open this envelope and I declare my award. Okay, so advantage is if I give my award, only one person is a winner, second person is 100% a loser. But if you are settling this matter now, then you both know that you are a winner, that is win-win situation. तो इसमें क्या एडवांटेज होता है कि both of them they come under a pressure कि मुझे मालूम नहीं है मेरी लॉटरी लगी है सामने वाले की लॉटरी लगी है, तो उस मामले में वो सामने आ जाते हैं and then they settle it. That is what is my experiences. Second one is MEDARB. तो उसमें क्या होता है, हम पहले उनको बोलते हैं कि आप आ जाइए आप मीडिएशन में, तो they will settle. If it is not settling, no problem, you have not settled, I am still there as an arbitrator now, and then they will go to the arbitrator and then we are passing the award. So they get this best opportunity, and then if at all they do not want this,
then of course they can go to the court, but with the understanding that भाई मैंने तो अपने अगले 20 साल का प्रोग्राम बना लिया है जी, एक एफडी को बुक कर लिया लिटिगेशन के नाम पे। बिल्कुल, श्योर, थैंक यू मैम। प्रसाद सर, आपके लिए डेरेक जॉर्ज है थाने से, ये इनका कहना है कि इनकी एक रेप्यूटेड रेटिंग एजेंसी है एंड जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंड स्मॉल फाइनेंशियल एडवाइजर्स को। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका कहना है कि जो कुछ स्मॉल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो पेमेंट पे डिफॉल्ट कर रहे हैं एंड जो इनकी सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह है, और अब ये कोविड-19 सिचुएशन जो आ गई इसमें तो सिचुएशन और खराब हो गई है एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो ये मैटर किस तरह से ये सॉल्व किया जा सकता है? These all are from the financial services. जी, So they are aware what are the guidelines for the COVID. So it is not new for them that moratorium has been given, no concession has been given. राइट, They can avail the moratorium, but they will have to pay their subscription, because without that they cannot avail the services. This is Right. as simple as that. And secondly, if they want to go with their own financial services advisory, जी, their interest to maintain the credibility, राइट, because if some defaulter somewhere, then naturally it will affect their credibility and clients will not come to them. बिल्कुल, So it is very good matter for the mediation. They should be first given under first meeting has to be there. It doesn't require even mediation also. With normal discussion also, if they give them some moratorium, they will be able to pay it. That's what I feel. Prasad Dada, even the individual, even the private money lenders have this guidelines, same guidelines like bank? No, private money lenders do not have guidelines like bank. But whenever it goes to any court, court will also ask them why you are not extending when others are extending. राइट, राइट। बट ये सर, ये प्राइवेट मनी लेंडर्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस रूल्स नहीं होते इस प्रकार के? These are guidelines. Right. प्राइवेट मनी पर अच्छे खासे रूल्स है, आरबीआई का अच्छा कंट्रोल है, जी, लेकिन लोगों का अज्ञान जो है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट मनी लेंडर्स उनकी सर्विस बहुत अच्छी रहती है, बहुत जी। तत्परता से वो लोन दे देते हैं, जी, ये लोग उनके इंटरेस्ट भी ज्यादा लेते हैं ना, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लेते हैं। नहीं, और उनके पास बहुत तरीके भी है अच्छा लेने के। पड़ता है, तो Right. उस हिसाब से उनका जो है, और लोग जब मिलता है तो वो खुशी के माहौल में वो ये नहीं देखते कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके अदर बिल्कुल। टर्म्स कंडीशंस क्या है, जी, ये सब चीजें आ जाती है। तो लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल सही। इससे हाँ। ये बात समझना चाहिए कि कोविड के कारण कोई भी गलत फायदा उठाना उनके फायदे के लिए नहीं है, वो उनके Right. लिए बहुत कीमती साबित हो जाएगा, उनको बहुत महंगा हो जाएगा आने वाले दिनों में, जी, क्योंकि बिल्कुल। लोग तो यही सोचेंगे कि ये आदमी की नियत अच्छी नहीं है, और जी। किसी की नियत अच्छी नहीं है, ये बात बहुत तेजी से फैल जाती है। राइट, नियत की बात है। गंधा मैम, अगला सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि ये दीपक मेघचंदानी साहब है मुंबई से। इनका कहना है कि इनकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोल सप्लाई किया था एक दूसरी कंपनी को, जो इन्हें 2 करोड़ रुपए देना था, लेकिन ये जो दूसरी कंपनी है इट हैज डिफॉल्टेड इन द पेमेंट एंड ये कह रहे हैं कि हमें केस फाइल करना है इस कंपनी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत आईबीसी एंड तो क्या कंपनीज इस तरह का ये मीडिएशन में जा सकती है? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अभी ऑप्शन ये है कि पहले आप फाइल करें, या फिर आप पहले फाइल करें और फिर मीडिएशन कोर्ट के थ्रू जाएं, या फिर प्राइवेटली भी जा सकते हैं, उस वक्त भी आप इनवाइट कर सकते हैं। Okay. या फिर आप कोई भी मैटर फाइल करने से पहले आप नोटिस भेज के बोल सकते हैं कि ये मैटर है, ये पेंडिंग है, पर हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेट अस मीडिएट दिस मैटर। तो बाकी सब फैक्ट्स ज्यादा जानने के बाद ही हम अभी बहुत स्केची फैक्ट्स हैं, Right. लेकिन ऊपर से अगर प्रिमा फर्से देखें तो बहुत ज्यादा मीडिएशन जैसा केस लग रहा है कि बातचीत करके ये पैसा सुलझा सकते हैं ये मैटर।
राइट, बेसिकली क्योंकि बट नियत, लाइक प्रसाद दादा से जेडी, नियत, बंदे की नियत ही नहीं हो देने की, तो फिर ये मैटर कैसे सुलझ सकेगा? फिर तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. सो बेसिकली यही है कि केस तो फाइल कर दें और फिर मीडिएशन की बात कर रहे हैं उनके साथ. There is one more new law, if you can consider in this. There is a Commercial Court Act, which very specifically says under section 12A that they have no option, they have to go for a pre-litigation mediation. Here the mediations are run by the Legal Service Authority in every district. So they have got their own panel of mediators. So they have to approach them. They have to give the legal notice under that. And after that, the legal notice will be given. Party will inform them whether they are interested or no. Only once the party says that they are not interested, they are not ready and willing to come, the court will give them the endorsement, and only then they can go and file the case. This is the new law. Otherwise, you have to go with an ad interim relief, that is a notice of motion dal do, IA dal do, interim application, and say this is the important stay I want, and then you go to that, and then you go to the normal mediations, which are actually through the court, which are free mediations. Right. Right. So we actually go back to what Ganda had said in the last episode कि sometimes mediation comes in the step 2. पहली बार जरा कोर्ट से एक इंजंक्शन लाना पड़ता है, दूसरी का नाक दबाना पड़ता है, then only they come for mediation. Otherwise नियत खराब हो तो कोई mediation के लिए नहीं आता. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. So, अगला जो क्वेश्चन है, एक बड़ा इशू है नवी मुंबई में, खास तौर से जो रिडेवलपमेंट का है. आशुतोष जी, आपसे ही ये मैं पूछना चाहूंगा. JN2 टाइप के जो एसोसिएशन है, जो यहाँ पे रेसिडेंट्स का आप भी जानते हैं, 8 बिल्डिंग है इनके कंपाउंड में, G+2 फ्लोर्स के हैं, हर फ्लोर में 3 फ्लैट है. रिडेवलपमेंट की बात चल रही. JN2 टाइप, जैसे आप जानते हैं कि बहुत बुरा हाल है बिल्डिंग्स का, पर कुछ मेंबर्स रिडेवलपमेंट नहीं चाह रहे हैं. उनको डर है कि हम अगर निकल गए या फिर रेंट पे चले गए तो बिल्डर शायद धोखा दे दे. जिस तरह से कुछ केसेस सुनाई देते हैं, ऐसे में किस तरह से ये मीडिएशन हो सकता है? ये मीडिएशन के थ्रू मतलब रिजॉल्वेबल है. बेसिकली कैसे, हर सोसाइटी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एक तरीके से इनहिबिशंस लेके चलते हैं बेस्ड ऑन मार्केट वर्ल्ड. जी, अभी जो भी बंदा या जो भी डेवलपर वहां पे रिडेवलपमेंट के लिए आया है, राइट, यू कैन नॉट प्रीजज हिम. तो ये बेसिकली पहले सोसाइटी लेवल पे आप सबको इकट्ठा लेना पड़ेगा, उन सब के साथ में बैठ के उनके जो भी इनहिबिशंस है उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं. माय बेस्ट सजेशन फॉर देम विल बी कि PMC अपॉइंट कर लो, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो रिडेवलपमेंट के लिए लगता है, वो एक अपॉइंट कर लो. कैन गेट 4, 5, 10 बिल्डर्स at par, and then based on the builders standing in the market, his back track record, and then ये एक जो डर है, अगर वो डर इनके मन में से निकल गया तो मुझे नहीं रिडेवलपमेंट में उनको कोई हिचकिचाहट आएगी. जी, श्योर. थैंक यू सर. बर्जे साहब, आपसे पूछना चाहूंगा प्रसाद सर के जॉनसन पीटर है खारगर से, इनका पूछना है कि ये एक्वायरी कंपनी है, इन्होंने अपना बिजनेस एक दूसरी कंपनी को 2018 में बेचा था 10 करोड़ रुपीस में, एंड जो अर्नआउट क्लॉज था उसके हिसाब से दैट कंपनी हैड पेड 8 करोड़ इन्हें पूरा इन ऑल कैश डील एट द टाइम. अब ये है कि एट द टाइम ऑफ परचेज, एंड जो बाकी का 2 करोड़ था उन्होंने कहा था कि हम 2 साल के बाद देंगे. अब जो इन्होंने खरीदा था, जिस कंपनी जो एक्वायरर है, दे इट सीम्स डू नॉट इंटेंड टू पे द बैलेंस. How will this be solved? They will have to go to the appropriate court accordingly. Then they will have to discuss the issue why they are not paying. जी, ये ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी, ये बात नहीं चलती है. एग्रीमेंट हो गया है, पैसा देना है, तो यदि वो नहीं देता है तो नॉन बहुत स्टूडेंट है, और IBC में भी तो ये के तहत उनको रिलीफ मिल सकती है. IBC में जाएंगे तो कंपनी को बहुत भारी पड़ जाएगा. तो इसी ये कंपनी के भी हित में है कि भैया समझौते से मामले को निपटा दे, और जो डिलेड पेमेंट है उसके लिए सोचा जा सकता है. डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट लेकर मामला खत्म हो सकता है. इसमें कोई ज्यादा लिटिगेशन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये कंपनी वाले जो होते हैं, इनको ये लगता है कि वो मसल पावर ज्यादा है उनकी,
तो कई बार बातों से नहीं मानते हैं, तो उनके लिए एक कोर्ट में दर्ज हो जाने के बाद फिर ये बराबर आ जाते हैं. बट दिस इज ऑल्सो fit case for the mediation and matter can be resolved and it will be win-win situation for both the parties. So they should go for that, and if company is not ready, company will have to give it in writing that they are not ready for the mediation. So it will against them also, that, how they are functioning. सर एक और आपसे पूछना चाहूंगा, एक और हमारे पास पहले सवाल आया था डीआरटी से रिलेटेड था, तब आप नहीं आए थे. एक और उसी से रिलेटेड एक सवाल है, हेमंत चहल जी है कामोटे से. इनका कहना है कि इन्होंने एक शॉप ली थी 2008 में एक डेवलपर से, और 2017 में उन्हें इविक्शन नोटिस आया डीआरटी से, एंड ऑब्वियसली ही वाज इन अ शॉक, एंड के भाई हम आ रहे हैं, फिजिकल पोजीशन उनके शॉप का लेने वाले हैं. बट इनका कहना है कि मेरे पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है. लेटर ऑन कोर्ट में उन्हें ये जब उन्होंने डिमांड किया कि एग्जामिन करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, तो बैंक ने उन्हें बताया कि जो पूरा जो प्लॉट था वो बैंक को मॉर्गेज किया गया था 2007 में. तो अब क्या कर रहे हैं ये धोखाधड़ी का मामला है जी. और ये धोखाधड़ी, इस प्रकार की धोखाधड़ी जो है वो बहुत बार होते रहती है, क्योंकि खरीदार जो है वो जानता ही नहीं है. जैसे मैं बोलता हूँ कि साक्षरता और निरक्षरता, तो ये हम पढ़े लिखे अंगूठे छाप है, मैं बोलता हूँ. दो चीज देखना चाहिए. अभी ये यदि किसी एक अच्छे एडवोकेट को पहले मिलते थे, पूछते थे उनसे, तो ये उनके साथ धोखा नहीं होता. उन्होंने ये सुन लिया कि वो धोखा नहीं है और इसलिए उनके साथ धोखा हो गया. कोई भी जो दुकान हो, मकान हो, प्लॉट हो, बड़ी खरीदारी करते हैं तो 4 बार उसका सर्च रिपोर्ट लेना चाहिए अच्छे एडवोकेट से, जो ये जाने कि भैया ये टाइटल इसका क्लियर है. अब ये धोखाधड़ी का मामला है, इसलिए इसमें मीडिएशन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि धोखाधड़ी है तो इनको क्रिमिनल केस ही फाइल करनी पड़ेगी. और उसके बाद क्योंकि बैंक में मॉर्गेज जो हुआ है तो मॉर्गेज तो हो चुका है, इसलिए डॉक्यूमेंट कई बार लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरे पास ओरिजिनल दस्तावेज है. तो दस्तावेज ओरिजिनल है, इसका भी क्या प्रूफ है अपने पास, ये लोग नहीं समझते. उनको लगता है कि स्टैम्प पेपर है तो मेरा कागज ओरिजिनल हो गया. कागज ऐसे ओरिजिनल नहीं बनता है. बैंक जो चार्ज लगाती है उसको कानून की भाषा में बोलते हैं कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो बैंक जो चार्ज करती है आजकल, इसलिए मैं सभी आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ कागज पर मत देखिए, सरसई में भी आपको देखना चाहिए, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्री है भारत सरकार की. उसमें आपको पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर किसका हक चढ़ा हुआ है, किसका कोई चार्ज है, तो आप उसका पता कर सकते हैं. तो इस प्रकार से ये धोखाधड़ी का मामला है, इसमें मीडिएशन की गुंजाइश नहीं है. लेकिन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इनको, यदि वो बंदा इनको कुछ पैसे दे दे तो इनका मामला कुछ हल हो सकता है. ऑब्वियसली चीटिंग कैसे. सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि ये रिकॉर्ड्स चेक किए जा सकते हैं, और अक्सर लोगों को पता नहीं होता है. और ये जो सर्च रिपोर्ट की बात आपने कही है, ये नॉर्मली लोग नहीं कराते हैं और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट समझ जाते हैं कि सही है. हाँ, क्योंकि जो अच्छे एडवोकेट है, जो अच्छा सर्च लेते हैं, तो उसके लिए खर्चा और समय दोनों भी ज्यादा लगता है. जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोग, तो लोगों को जल्दी रहती है और उनको ये लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे साथ कौन धोखाधड़ी करने वाला है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. ऐसी भी लोगों की एक गलतफहमी है कि भैया सब बाकी लोग ले रहे तो मैं भी ले रहा हूँ उसमें. तो ऐसी बात नहीं है. इसीलिए मराठी में कहावत है कि घर पाहो बांधून, यानी मकान जब आप खुद कंस्ट्रक्ट करना चालू करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें कितने कागजात लगते हैं, क्या क्या आपको करना है. तो इसी प्रकार कोई भी है तो वो उसमें जोखिम है, कानूनी जोखिम, और वो है टाइटल की. टाइटल अच्छा एडवोकेट ही आपको मदद कर सकता है. लेकिन कई बार हमारे लोग, ये दुखद बात है कि लोग अच्छे काम के लिए वकील के पास नहीं जाते. ये लोगों को जाना और उन्होंने कानूनी सलाह लेनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. कृष्णा यही पूछा मैं चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने कही है कि शुरुआत में आदमी थोड़ा कॉस्ट कटिंग वगैरह के चक्कर में हो जाते हैं और ये चीज, ये जो फॉर्मेलिटीज है, ये नहीं कर पाते. कई बार वही होते ना कि चाहे आप क्षीरसागर होटल में पी रहे हो या टपरी पे पी रहे हो,
फिर बाद में वही उसके रिपेयर का इलाज हॉस्पिटल में जाना, वही होता है कोर्ट जाना। लीव इन लाइसेंस एग्रीमेंट छोटी सी बात है, लेकिन आप लॉयर के पास जाओगे तो डेफिनेटली वो 5-6 हजार लेगा, और आप रेडीमेड ऑनलाइन, लेकिन उसके क्लॉजेस फिर जब मामला बिगड़ जाता है तब दिक्कत होती है। बिल्कुल सही। हमने काफी सवालात भी ये 2 एपिसोड्स में हमारे व्यूअर्स के ले लिए हैं। उसके पहले आप लोगों के जो डिस्कशंस हुए उसमें बहुत कुछ सामने आया, जिसकी वजह से ये सवालात भी हमारे पास पहुंचे। आई एम श्योर हमारे क्वेश्चन जो पूछे व्यूअर्स ने क्वेश्चन, और जो बाकी व्यूअर्स हैं उन सभी को इसका फायदा हुआ होगा। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार। 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 Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.